Hello dear students, today we are going to start our fourth unit, that is work, energy and power. So in work, energy and power we are going to discuss about what is work, how to calculate work, what is energy, how to calculate energy, and in the same way we are going to discuss about power. So in this unit we have to discuss about only three things, that is work, energy and power. In the previous video we had studied in the previous unit basically we had studied everything about force, like tension, frictional force, gravitational force, that is mg, centripetal force, that is mv square upon r. Once we are aware of the force, now we have to calculate the work done by any force acting on a body. So first we must know the definition of work. Work is said to be done by a force when the body is displaced actually through some distance in the direction of applied force. क्या मतलब हुआ इसका वर्क का? तो सिंपल सी बात, वर्क कब बोला जाएगा कि वर्क हुआ है? तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैंने एक एफ अमाउंट की फोर्स अप्लाई की, इसका मास एम है। इस बॉडी के ऊपर जब मैंने एफ अमाउंट की फोर्स अप्लाई की, दिस बॉडी मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस इज सपोज एस. So the most important thing to calculate work is when the body is displaced actually through some distance in the direction of applied force. जिस भी डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, या फिर जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी डायरेक्शन में आपकी फोर्स अप्लाई हो, दोनों ही कंडीशन आपकी सेम है. तो मान लीजिए ये एफ जो है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स मेरी थीटा एंगल पर लग रही है. तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मुझे एक कंपोनेंट मिलेगा बेटा, एंड दैट कंपोनेंट विल बी एफ कॉस थीटा, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस यूनिट, एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन विल हैव एफ साइन थीटा. तो वर्क के लिए जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स से हमें वर्क डन मिलता है. मतलब इस केस में अगर मुझे वर्क डन लिखना हुआ तो वर्क डन विल बी एफ cos थीटा इंटू एस. तो W विल बी इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ एस cos थीटा. नाउ इफ आई रिमेंबर वेक्टर्स, एफ एस cos थीटा, ए बी cos थीटा, ये फॉर्मूला हमारा हुआ करता था एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर का. तो या तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए अगर आपको फोर्सेस गिवन इन वेक्टर फॉर्म, मतलब दिस फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे. और अगर आपको एंगल दिया हुआ है, मतलब इफ मैग्नीट्यूड ऑफ force and displacement is provided with the angle between them, तो उस केस में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? एंगल बिटवीन देम. उस केस में हमें ये फॉर्मूला यूज करना है. तो यहां पर हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी आपकी फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में जो लग रही होती है, उसी का जो उसी डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट आता है वही कंपोनेंट हमारा रोल प्ले करता है. जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे एक छोटी सी एक बात करूं कि मान लीजिए ये मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसके ऊपर मैंने इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई की. तो अगर मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की और यहाँ पर मुझे डिस्प्लेसमेंट सपोज s का मिला, तो यहाँ पर अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं तो f और s के बीच में एंगल है थीटा इज 0 डिग्री.
तो यहां पर मुझे मैक्सिमम वर्क मिलेगा, दैट इज F इंटू एस। मान लीजिए यहीं पर अगर फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में लग रही है, सपोज फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में लग रही है और मेरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ है, मतलब इस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से ये F मैंने अप्लाई की, सपोज F1 एक फोर्स है, F2 इस F2 की वजह से इस डायरेक्शन, मतलब जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट मेरा बैक डायरेक्शन में है, और मुझसे किसी ने पूछ लिया वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो ऑब्वियस सी बात है हर एक फोर्स की वजह से आपको वर्क डन अलग अलग मिलेगा, मतलब जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी बॉडी के ऊपर उन सब की वजह से आपको वर्क डन इंडिविजुअली कैलकुलेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि F2 की वजह से क्या वर्क हो गया, F1 की वजह से F1 और F2 को कंबाइंड फोर्स हमने निकाल करके हम उसके बाद हम वर्क डन निकाल सकते हैं, नहीं। वर्क डन हमेशा जो भी आपकी फोर्स है, जिस भी पर्टिकुलर फोर्स की वजह से आपको वर्क डन निकालना है, जैसे F1 की वजह से निकालना है तो यहां पर मेरा जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा F1 S, और यहाँ पर एंगल कितना है दोनों के बीच में 180 डिग्री, और अगर ये 180 डिग्री एंगल है तो यानी कि मुझे यहाँ पर जो वर्क मिलेगा दैट वर्क विल बी नेगेटिव वर्क। मतलब ये मुझे क्या समझ में आया, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is opposite to each other, then work will be negative. If the direction of force and displacement is making an acute angle, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, acute angle अगर बनेगा then work will be positive. तो यहां पर acute angle is opposite to each other नहीं, is making an obtuse angle. ऑप्ट्यूस एंगल अगर बन रहा होगा दोनों के बीच में तो उस केस में हमारा वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा। इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन विल बी जीरो। मतलब अगर थीटा राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो उस केस में हमारा वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैंने एक F अमाउंट की फोर्स अप्लाई की है और इसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही है पीछे की डायरेक्शन में, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऑब्वियस सी बात है नीचे mg भी लगेगा, ऊपर नॉर्मल भी लगेगा, और इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट दे दिया मुझे यहाँ का, यहाँ पहुंच गई, s का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगर मुझसे कोई पूछे वर्क डन बाई F ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg एंड नॉर्मल, तो देखो भैया फ्रिक्शनल इस अप्लाइड फोर्स की अगर हम बात करें तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमें कुछ ना कुछ एंगल चाहिए, वो एंगल मैंने थीटा मान लिया। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स F की वजह से जो मुझे वर्क डन मिलेगा दैट विल बी Fs cos थीटा, सिंपल। अगर मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालना होगा तो Fs cos 180 यानी कि नेगेटिव वर्क मिलेगा। अगर मुझसे कोई वर्क डन mg की वजह से पूछेगा तो mg फोर्स हो गई, s मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया,
एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया, वर्क 0 हो गया। वर्क डन नॉर्मल की वजह से अगर मुझसे कोई पूछेगा तो NS cos 90, यहां पर भी वर्क डन मुझे 0 मिलेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव कब रहने वाला है, वर्क डन हमारा नेगेटिव कब रहने वाला है। ये तीनों कंडीशंस हमें समझ में आ गई। यही अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए, वेक्टर फॉर्म मतलब मान लीजिए मुझे f दे दिया गया, किसी ने बोला कि f इज इक्वल टू है सपोज एफ आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और मुझे डिस्प्लेसमेंट दे दिया सपोज एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप, और मुझसे पूछ लिया गया वर्क डन। वेरी सिंपल, W इज इक्वल टू इन दोनों का क्या करा देंगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट विल बी देयर, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। आपको भी पता है आई का मल्टीप्लीकेशन आई के साथ, जे का मल्टीप्लीकेशन जे के साथ, और के का मल्टीप्लीकेशन के साथ होता है। ये सारा डिस्कशन हुआ कांस्टेंट फोर्स के लिए। if the force applied is variable, तो वेरिएबल फोर्स की बात अगर कभी भी की जाएगी तो हमेशा आप F इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी लिखेंगे, क्योंकि यही आपको इंस्टेंटेनियस फोर्स का फॉर्मूला देगा। और जब कभी भी आपसे कांस्टेंट फोर्स की बात की जाएगी तो कांस्टेंट फोर्स के लिए आप क्या चीज अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए। ये आपकी कांस्टेंट फोर्स होती है कि एक्सेलरेशन आपका फिक्स है, ये एक्सेलरेशन आपका चेंज हो रहा होगा जैसे जैसे dv बाई dt जो भी आपको वेलोसिटी दी गई होगी। तो वेरिएबल फोर्स की अगर कभी भी बात होगी तो उस केस में आप अपना फोर्स का फॉर्मूला जो लिख रहे होते हैं बेटा वो लिखेंगे आप एम dv बाई dt, और कांस्टेंट फोर्स के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि यहाँ पर A आपने फिक्स मान लिया कि 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन dv बाई dt ये आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो मतलब हर इंस्टेंट पर आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो इस केस में आपको वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस केस में वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी एफ डी एस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका एफ डी एस, और इसका क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन। तो मतलब सिंपल सी बात कि अगर आपको वेरिएबल फोर्स यहां पर प्लेस करनी पड़ेगी तो एम डी वी बाई डी टी इंटू डी एस, और जो भी एंगल दिया गया होगा अगर डॉट प्रोडक्ट है तो सेम एज इट इज रख देंगे, तो ये आपको वर्क डन मिल जाएगा यहां से। ठीक, यहाँ पर अगर थीटा एंगल जो भी दिया गया होगा वो एंगल आप प्लेस कर देंगे। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे वेरिएबल फोर्स के लिए। अब इंटीग्रेशन किया गया है तो सिंपल सी बात, अगर मुझे ग्राफ दिया जाए बेटा, ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में मुझे ग्राफ दे दिया, देन इट्स एरिया गिव्स वर्क डन। एरिया क्या देगा आपको, वर्क डन देगा। मतलब किसी ने भी अगर मुझे कोई ग्राफ दे दिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, सपोज दिस इज एफ एंड दिस इज एस, और इसके बीच में ये कोई ग्राफ बनाकर दे दिया, तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर लूंगा किसी भी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट तक, तो ये जो एरिया होगा दिस एरिया विल बी वर्क डन। अगर इस साइड में भी होता कुछ तो ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव वर्क होता आपका, नेगेटिव को पॉजिटिव से आप क्या कर रहे होते, माइनस कर रहे होते, तो आपको वर्क डन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर वर्क के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के मिल सकते हैं कि आपसे नॉर्मल किसी इंडिविजुअल फोर्स से रिलेटेड आपसे वर्क डन निकाल लेगा, जो भी आपकी कांस्टेंट फोर्स होगी उससे रिलेटेड वर्क डन पूछ लेगा, या फिर आपको वेक्टर फॉर्म में दे देगा कि भैया वेक्टर फॉर्म में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे दी, या फिर आपको वेरिएबल फॉर्म में दे देगा कि भैया वेरिएबल फॉर्म में आपकी कोई फोर्स दी गई है, सपोज 2x प्लस 3y प्लस 4z ऐसे करके कोई फोर्स दे दी जो x के रिस्पेक्ट में आपकी चेंज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो उस केस में आपको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी।
या फिर आपको कोई ग्राफ बनाकर दे देगा और उसी ग्राफ की हेल्प से आपको क्या करना पड़ेगा, उसी ग्राफ की हेल्प से आपको वर्क डन निकालने को बोल देगा। तो ये 4 तरीके से आपके वर्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं। वर्क की अगर हम यूनिट की बात करें तो वर्क की यूनिट होती है बेटा जूल। वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल और इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। एंड 1 जूल ये हमने यूनिट एंड डायमेंशन में निकाला था, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो ये हमारी यूनिट हो गई किस किस के बीच में, मतलब ऐसा ही यूनिट क्या होगी, उसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, वो यूनिट्स हमको पता चल गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं और एक और बात ध्यान रखेंगे यहीं पर कि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और क्या पता रखेंगे कि वर्क डन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। वर्क डन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, कैसी भी वैल्यू अटेन कर सकता है। तो ये हमारी कहानी हो गई वर्क से रिलेटेड। तो अगर यहीं पर हमसे वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेगा तो हमसे वही 4 वैरायटी के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे कि वो वैरायटीज क्या क्या होंगी। नेक्स्ट अगर हम कहानी की बात करें तो 2 तरीके की बेसिकली फोर्स होती हैं बेटा। एक होती है आपकी कंजर्वेटिव फोर्स और एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं बेटा? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से होने वाला वर्क डन, लोग यहां पर गलती करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब वर्क डन बाई और अगेंस्ट द फोर्स, मतलब वो फोर्सेस जिनका वर्क डन क्या हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर सिर्फ डिपेंड करे, ना कि पाथ जो उन्होंने फॉलो किया है उसके ऊपर डिपेंड करे। तो ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। कैसी फोर्सेस बोलते हैं उन्हें? कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये आपकी कंजर्वेटिव हो गई। कैसे कंजर्वेटिव हो गई, जरा दिमाग लगाकर देखते हैं। मान लीजिए ग्राउंड है, ये एक बॉल है बेटा, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है mg और इसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है s का। मान लीजिए ये बॉल इस तरीके से घूमते हुए जा रही है इस पाथ के थ्रू और यहां पहुंची, तब भी डिस्प्लेसमेंट आपका कितना रहा? s का ही रहा ना। मतलब इट इज डिपेंडिंग ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है इसका वर्क डन, ना कि जो इसने पाथ फॉलो किया। तो इसकी वजह से आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? देखो mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, s भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यानी कि ये fs cos 0 डिग्री होना चाहिए। यानी कि वर्क डन कितना हो गया? ये mg into s, this will be the work done by the gravitational force। तो ऐसी फोर्सेस, जिन फोर्सेस की वजह से वर्क डन जो है उन फोर्सेस की वजह से होने वाला कभी पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपने पढ़ी हुई है, कभी आप आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग, इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग, ये सब आपकी कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। लोग क्या कर रहे होते हैं? फोर्सेस विच डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ऐसे लिख रहे होते हैं डेफिनेशन। नहीं, वर्क डन बाय द फोर्सेस विच only depends on initial and final position but not on the nature of the path followed between the initial and final position are called conservative forces। इसी पर अगली है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ऑब्वियस सी बात है वो उसकी वजह से होने वाला वर्क डन आपके पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसका म्यू आपको कुछ दिया हुआ है, सपोज 0.3, तो ऑब्वियस सी बात है ये पाथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि यहाँ से जो भी फ्रिक्शनल फोर्स आपकी लग रही होगी, मान लीजिए एफ अमाउंट की, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आप जो वर्क डन निकालेंगे वो तो म्यू इंटू एन होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका म्यू 0.3 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका म्यू 0.4 है, तो यहाँ पर आपको वर्क डन अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अलग लगेगी, यानी कि अगर यहाँ पर F1 है यहाँ पर F2 है,
तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो भी आप पाथ फॉलो करेंगे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसी फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो मतलब यहां पर एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर आपकी विस्कोसिटी, या विस्कस फोर्स भी बोल सकते हैं आप इसको। ये आपके एग्जाम्पल हो गए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के। तो वो फोर्सेस जिनकी वजह से होने वाला वर्क डन आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, पाथ जो फॉलो करता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। और नॉन कंजर्वेटिव क्या होती हैं? जिनका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ऐसी फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट, तो वर्क में हमारी कहानी सिर्फ इतनी सी ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा एनर्जी की, तो सिंपल सी बात, हम लोग बहुत टाइम से एनर्जी पढ़ते हुए आ रहे हैं, और एनर्जी हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी है, और एनर्जी की डेफिनेशन भी हमें बहुत अच्छे से पता है। तो अगर नेक्स्ट बात करूं बेटा एनर्जी की, तो व्हाट इज एनर्जी? आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी बेटा, द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। अब एनर्जी हमारी हमें जो पढ़नी है वो हमें पढ़नी है मैकेनिकल एनर्जीज। कौन सी एनर्जीज? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी बेटा दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि ये आप अपनी लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, possessed by a body, by a body by virtue of its motion। और इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को याद होगा, हाफ एम वी स्क्वायर हुआ करता है। पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body by virtue of its position। मतलब ये सिर्फ पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, और वो कितना होता है? mgh होता है। एनर्जी की एसआई यूनिट भी सेम वर्क की जो यूनिट होती थी वही यूनिट होती है, और वो क्या हुआ करती थी बेटा? जूल। एनर्जी कैसी क्वांटिटी? एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई भी जो एनर्जी होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी हुआ करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम लोग आज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया वो डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको दोनों मेथड से डिराइव करेंगे, कांस्टेंट फोर्स के लिए भी और वेरिएबल फोर्स के लिए भी। तो कांस्टेंट फोर्स क्या होती थी? F इज इक्वल टू एम ए, और वेरिएबल फोर्स क्या होती थी? F इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। तो अगर मैं यहां पर सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी डिराइव करूं, कितना देखो सिंपल है। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए बेटा ये मेरे पास एक कार है, और इस कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मास m है। ये एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। कैसे ट्रेवल किया इसने? जब हमने इसके ऊपर एक f अमाउंट की फोर्स लगा रखी है इंजन के थ्रू, तो यहाँ पर इसने s अमाउंट का डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा न्यूटन की थर्ड इक्वेशन की, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा ही पढ़ा है। अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग इट बाई
m, तो ये क्या हो जाएगा देखो, mv² इज इक्वल टू mu² प्लस 2mas, और ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी क्योंकि u की वैल्यू जीरो है। तो mv² इज इक्वल टू 2ma इंटू एस। तो ma जो है वो हमारी क्या है, वो हमारी फोर्स है, यानी कि यहां पर mv² इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, 2fs, और fs हमारा क्या हुआ करता है बेटा, वर्क डन हुआ करता है, यानी कि mv² इज इक्वल टू क्या आ गया, w, और यही जो w आया बेटा, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो W इज इक्वल टू हाफ mv², हमें रिलेशन मिल गया। मतलब ये जो वर्क डन हुआ, दिस वर्क डन हमें कैसे पता चलेगा ये वर्क डन हुआ, दिस वर्क डन appears as kinetic energy of the body, kinetic energy of a body, सिंपल। तो ये तो हमने नॉर्मल मेथड से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला। अब इसी एक्सप्रेशन को कैलकुलस मेथड से निकालते हैं, क्योंकि भैया ये तो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा टीचर्स को निकालते हुए, आप लोगों को पता भी होगा कि किस तरीके से आप हाफ mv² निकाल सकते हैं बेटा। अब हम 11th स्टैंडर्ड में और हमें कैलकुलस भी आता है, तो अब हम कैलकुलस मेथड से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। अगर मुझसे कोई कैलकुलस मेथड की बात करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास जो अब फोर्स होगी वो फोर्स होगी m dv/dt, यही फोर्स होती है। तो वर्क डन निकालना है, क्योंकि वही वर्क मेरा अपीयर होगा किसके टर्म्स में, फोर्स के टर्म्स में। तो ये मेरी इंस्टेंटेनियस फोर्स इनटू ds। अगर मुझे ओवरऑल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन मतलब फोर्स की जगह पर मैं dv/dt लिख दूं और इसकी जगह पर मैंने ds लिख दिया बेटा। और यहीं पर अगर मैं देखूं तो ds/dt कुछ हुआ करता था, ds/dt हमारी वेलोसिटी हुआ करती थी, यानी कि mv/dv हो गया रिलेशन। कहाँ से, रेस्ट से v वेलोसिटी पे मूव कराया था हमने, ये देखो रेस्ट से v वेलोसिटी पर गए। तो जब हम लोग रेस्ट से v वेलोसिटी पर गए तो w की जो वैल्यू अब मिलेगी मुझे, w विल बी इक्वल टू, m तो बाहर आ जाएगा, v dv, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, v²/2, और लिमिट क्या लगा दें हम लोग, 0 से v, यानी कि ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, mv² और हाफ लग जाएगा सामने। ये हो गया डेरिवेशन। तो ये वर्क डन, दोबारा से लिख रहा हूं देखो, दिस वर्क डन appears as kinetic energy। ठीक, इसी में अगला एक और रिलेशन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, हाफ mv²। मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, mv होता है या नहीं। दिस इज रिलेशन 1, दिस इज रिलेशन 2। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं, किसकी स्क्वायरिंग कर दूं, इक्वेशन 2 की, तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, दिस विल बी p² इज इक्वल टू m²v², ऐसे ही लिखूंगा। इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, p²/2 इज इक्वल टू m²v²/2। ये मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। अब देखना जरा ध्यान से,
पी स्क्वायर बाई 2, एक m नीचे ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ क्या रिलेशन मिल गया मुझे, हाफ एम वी स्क्वायर। अरे वाह, हाफ एम वी स्क्वायर यही हमारी क्या हुआ करती थी, काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज पी स्क्वायर बाई 2m। ऐसा रिलेशन हमें देखने को मिलता है। यहीं पर अगली जो हमें कहानी देखने को मिलती है बेटा, वो हमें मिलती है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, दैट वील सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी बेटा। सो पढ़ाई करते रहिए, स्टे फिट, गॉड ब्लेस यू ऑल।